तो गरीबी के विषय में हम इसके पहले भी आपके पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो गरीबी होती है, ठीक है, या गरीबी रेखा, आंकड़े, समाधान एवं चुनौतियों को इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। और पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज पॉवर्टी। तो गरीबी उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति इसेंशियल नीड्स के अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होता है। तो जब कोई व्यक्ति बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग सामान्यतः गरीब कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार कल्याण के अभाव को गरीब कहा जाता, जहां पर लैक ऑफ वेलनेस या वेलफेयर, जहां पर आपके पास इकोनॉमी में आप देखते हो कि कल्याण में अभाव पाया जाता है, उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। ये इसका थोड़ा सा डायमेंशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो वेलफेयर होता है वो कई डायमेंशन पर डिपेंड करता है, और ये कल्याण बहुत सारे निर्भर करता है, जैसे स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा, जैसे स्वस्थ जल तथा सुरक्षा, आवास और आय के बेहतर साधन आदि। तो इस प्रकार जो हमारे पास गरीबी होती है वो गरीबी मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। प्रथम पार्ट को हम लोग सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, यानी जब हम दो वर्गों के मध्य गरीबी को मेजरमेंट करते हैं तो वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। और दूसरी हमारी तरफ होती है निरपेक्ष गरीबी, जब कोई व्यक्ति इसेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता तो उसे हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो सापेक्ष गरीबी की अगर हम बात करते हैं तो सापेक्ष गरीबी ये गरीबी का एक सामाजिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, जो किसी परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना, देखिए कंपेयर किया जाता तुलना में जीवन स्तर है, इसलिए ये आय असमानता का एक उपाय है। यानी सापेक्ष गरीबी को हम लोग इनकम इनइक्वलिटी कह सकते हैं, इनकम इक्वलिटी इनइक्वलिटी के नाम से जान सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले से खुद की तुलना करेगा तो उसके सामने गरीब ही नजर आएगा। तो इसमें हमने बताया कि दो वर्गों के मध्य जब हम लोग गरीबी को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो उसे हम लोग आय असमानता या सापेक्ष गरीबी के नाम से जानते हैं। तो सापेक्ष गरीबी जो आपका होता है वो दो वर्गों के मध्य मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, और आपके पास होता है निरपेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी मेजरमेंट करने के लिए जब हम कोई इसेंशियल आपके नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ये गरीबी की एक सही तस्वीर को पेश करता है, ठीक है, निरपेक्ष गरीबी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना नहीं कमा पा रहा कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाए तो उसे पूर्ण रूप से ही गरीब माना जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी एक व्यक्ति की जो इसेंशियल फूड्स है, कमोडिटीज है, उनको यदि वो परचेज नहीं कर पाता है तो हम उसको इस गरीबी की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जबकि सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत दो वर्गों के मध्य कंपेयर करते हैं और उसके आधार पर हम लोग गरीबी को मेजरमेंट करते हैं। 1990 में वर्ल्ड बैंक द्वारा आय के आधार पर गरीबी की रेखा बनाई गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो कि $1 प्रतिदिन था, ठीक है। 1990 में जब इन्होंने मेजरमेंट किया था, अगर एक व्यक्ति की इनकम, ठीक, $1 से कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। 2015 में इसे $1.90 प्रतिदिन कर दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डेटा एग्जाम से में बहुत पूछा गया है। तो 1990 में $1 था, अब 2015 में इसे 1.90 अर्थात लगभग $2 के आसपास कर दिया गया है। यानी 2015 के बाद अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन कम से कम $1.90 नहीं कमा पाता तो उसे हम लोग गरीब मानते हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि गरीबी की परिभाषा, मापने की विधियां
अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। हर कंट्री का मेजरमेंट इंडेक्स अलग है। भारत की बात करें तो यहाँ गरीबी रेखा जैसी एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है और उससे नीचे रहने वाले सभी लोगों को हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, तो इसे आइए विस्तार से देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा उपभोक्ता व्यय के आधार पर आधारित है। अब आप कहोगे सर अभी ऊपर तो आपने बात किया इनकम के आधार पर, तो इनकम के आधार पर वेरिएशन ज्यादा वेरिएशन मिला, एडिशनल इनकम ज्यादा मिली, जबकि क्या होता है उपभोक्ता का व्यय लगभग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर लगभग समान रहता है और इसके अंतर्गत हम 30 दिन का उपभोक्ता का व्यय कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा कैलकुलेट हो जाती है। तो भारत में गरीबी जो कैलकुलेट होती है वो आय पर नहीं कैलकुलेट होकर के व्यय पर कैलकुलेट होती है और ये नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा इस समय कैलकुलेट की जाती है, जो एनएसएसओ का डेटा प्रयोग करता है। ये वर्ड आप याद रखिएगा। प्रेजेंट में किसके द्वारा गरीबी काउंट की जाती है? नीति आयोग के द्वारा काउंट की जाती है। उनका एक टास्क फोर्स बनाया गया है जो एनएसएसओ डेटा को के बेस पे करता है और ये मंत्रालय चलता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो एनएसएसओ है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों का है तो भारत में जो गरीबी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर मापा जाता है। क्लियर है? तो जो भारत में हमारे पास पॉवर्टी मेजरमेंट प्रेजेंट टाइम में की जा रही है वो एक्सपेंडिचर बेस पे की जा रही है और वो एनएसएसओ डेटा के आधार पर की जा रही है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके अलावा कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात भी निकाला जाता है जो कि प्रतिशत के रूप में होता है। इसे गरीबी अनुपात या हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास पॉवर्टी लाइन से नीचे कितनी पॉपुलेशन, मान लीजिए ये एक पॉवर्टी लाइन है, इमेजिनरी एक पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे कितनी पॉपुलेशन है, जितनी नीचे पॉपुलेशन होगी इसे हम लोग गरीबी अनुपात या हेड काउंट रेशियो, ये दोनों का मतलब एक होता है पॉवर्टी रेशियो का या हेड काउंट रेशियो का, इसे हम कहते हैं। तो यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे कितनी जनसंख्या है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम गरीबी अनुपात या हेड काउंट रेशियो के नाम से जानेंगे। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब निर्धनता रेखा का इतिहास के विषय में जानकारी कलेक्ट करते हैं। 1962 में योजना आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक कार्य समूह गठन किया, एक टास्क फोर्स या टास्क फोर्स गठन किया। योजना आयोग सबसे पहले पॉवर्टी को कैलकुलेट करता था। प्रेजेंट टाइम में कौन करता है, क्योंकि योजना आयोग कन्वर्ट हो चुका है नीति आयोग में, इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो आपका पॉवर्टी कैलकुलेट किया जाता है वो वास्तव में नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो 1962 में जब पहली बार पॉवर्टी को कैलकुलेट किया गया तो प्लानिंग कमीशन ने किया, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष गरीबी रेखा बनाई। तो पहली जो आपकी पॉवर्टी लाइन थी वो 20 रुपी आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 25 रुपी आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये पॉइंट याद रखिएगा, पर पर कैपिटा पर ईयर के रूप में कैलकुलेट किया गया था 1962 में। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास पॉवर्टी कैलकुलेट किया गया था वो वीएम दांडेकर एवं रथ ने 1960-61 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के आंकड़ों के आधार पर 1971 में भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित सिस्टमेटिक मूल्यांकन किया था। ठीक है, तो दांडेकर एवं रथ ने जो आपका पॉवर्टी कैलकुलेट किया वो 1971 में किया गया, जो 1960-61 का बेस पर था, और उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस व्यय से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यानी अगर हम 2250 कैलोरी
कंजप्शन करना चाहते हैं, तो इसको परचेज करने के लिए कितना हमको व्यय करना पड़ता, उस अमाउंट से हमको पॉवर्टी को कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, फिर हमारे पास अगला आया अलग समेत, अलग कमेटी आई। देखिए तीसरी कमेटी बनी, पहली तो आपकी प्लानिंग कमीशन, दूसरा दांडेकर एवं राथ ने, और ये तीसरी थी आपके पास पॉवर्टी मेजरमेंट का अलग कमेटी 1979 में बनी। और 1979 में योजना आयोग द्वारा गरीबी के आकलन के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स गठन किया गया, और जिसकी अध्यक्षता वाई के अलग ने किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वाई के अलग ने किया। इन्होंने पोषण से संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया। ठीक है, तो देखिए यहां पर इन्होंने एक डायमेंशन को ऐड किया, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल डायमेंशन को ऐड किया, और जिसके आधार पर इन्होंने पॉवर्टी कैलकुलेट करने की बात कही। और इन्होंने बताया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, 49.1 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, देखिए यह ईयर में नहीं, प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर उस वो व्यय करता है, और शहरी क्षेत्र में 56.7 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर वो व्यय करता अपने उपभोग पर, तो हम उसे गरीब मानेंगे। ठीक है, यानी इतना आपके पास ये पॉवर्टी, अगर इससे कम है तो गरीब ही गरीब है, और अगर इससे अधिक ज्यादा पाता है तो वो अमीर की स्थिति में आएगा। तो इन्होंने जो कैलोरी कंजप्शन था पोषण के आधार पर, उस पर कितना व्यय होता है, उस व्यय आधार पर, व्यय अमाउंट पर, व्यय आधार पर उन्होंने पॉवर्टी कैलकुलेट करने की बात कही। ठीक है, तो पहले तो आपका ये था कैलोरी बेस पे था, लेकिन बाद में इस पर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर को इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया गया। ठीक है, ऊपर दिखाया गया चार्ट, यही यानी टेबल, अलग समिति द्वारा अनुशासित 1973-74 के मूल्य स्तरों के आधार पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित खपत व्यय को दर्शाती है। उस समय यह सोचा गया था कि जैसे जैसे भविष्य में महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे मूल्य स्तर को समायोजित कर देगी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कमेटी, दैट इज फोर्थ कमेटी, लकड़वाला समिति 1993 में आई। ठीक है, लकड़वाला समिति 1993 में आई, और डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में गरीबी आकलन के लिए गठित एक विशेष समूह ने सुझाव दिया कि उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी खपत के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला इनका रिकमेंडेशन था कि जो एक्सपेंडिचर आपका है वो उसी तरह करना चाहिए जैसे अलग कमेटी ने किया था, और राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाई जानी चाहिए। और इन्होंने, ठीक है, स्पेशल स्पेसिफाई किया कि पॉवर्टी लाइन को स्पेसिफाई करिए। ठीक है, और इन्होंने शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके पॉवर्टी लाइन को बनाया। ठीक है, तो इसमें पहली बार पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या यूज किया गया, यहां पर सूचकांक का प्रयोग किया लकड़वाला समिति ने, यानी इन्होंने इन्फ्लेशन को इसमें इंक्लूड किया। यह पॉइंट आपका नोटेबल बन जाता है यहां पे। अगला, फिर आपने देखा होगा जो आपका छठा पॉइंट है, तेंदुलकर समिति। और तेंदुलकर समिति ने आपका 2005 में सुरेश तेंदुलकर के अध्यक्षता में गरीबी आकलन के लिए एक अन्य विशेष समूह का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया। यानी देखिए सारी की सारी पॉवर्टी जो थी वो प्लानिंग कमीशन ही करती थी, बस कमेटी ऑर्गेनाइज कर देती थी। और ऐसा इसलिए किया गया कि पहले जो उपभोग पैटर्न था वो 1993, 73 और 74 के गरीबी रेखा के अनुसार था। ठीक है, जो हमने इसके पहले मेजरमेंट इंडेक्स अपनाया था, जबकि उस समय गरीबी के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका था। और साथ ही पहले ये गरीबी रेखा को ये मान के बनाया गया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो डायमेंशंस को इंक्लूड नहीं किया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये राज्य का सब्जेक्ट है और सरकार इस पर व्यय करती है। लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि नहीं, इस पर किया जाने वाला व्यय निजी व्यय होता है, तो अतः
क्यों ना हम इसको भी अपने पॉवर्टी इंडेक्स में इंक्लूड करें। तो ये निजी क्षेत्र में क्या था, प्रोवाइड करने लगा था, इसलिए इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो आइटम्स को ऐड कर दिया पॉवर्टी मेजरमेंट में। ओके, इस समिति ने मिश्रित संदर्भ अवधि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के आधारित अनुमानों का उपयोग करने की सिफारिश की, जिनकी गणना के लिए निम्नलिखित मदों की खपत की गई। ठीक है, जैसे अनाज में दालें, दूध, खाद्य तेल, मांसाहारी वस्तुएं, सब्जियां, ताजे फल, सूखे मेवे, चीनी, नमक और मसाले, अन्य भोजन, नशीला पदार्थ, ईंधन, कपड़े, जूते, शिक्षा, चिकित्सा और ये सारे मनोरंजन को इवन इसमें क्या हुआ, तो इसमें मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को बनाया गया और इस आधार पर पॉवर्टी को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के अंतर्गत पिछले 365 दिनों में 5 कम आवृत्ति वाली वस्तुएं, कपड़े, जूते, अन्य टिकाऊ सामान, शिक्षा और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय का सर्वेक्षण किया जाता, जो पिछले 30 दिनों के अन्य सभी वस्तुओं का सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रीवियस 30 डेज का जो आप इस पर किया जाने वाला व्यय है उसके आधार पर हम इसे मिक्स्ड संदर्भ अवधि कहते हैं, उसके आधार पर पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसे यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड की पद्धति कहा जाता है। 30 दिनों के आधार पर जब हम आपके एक्सपेंडिचर नेचर को कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेंडिचर नेचर को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के नाम से जाना जाता है। और तेंदुलकर समिति से पहले इस अवधि का इस्तेमाल गरीबी रेखा के निर्धारण में भी किया जाता रहा है। कुल मिलाकर हम कहते हैं कि गरीबी रेखा जो होती है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी का भोजन खरीदने के व्यय पर आधारित है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बेस पर अब भी पॉवर्टी को मेजरमेंट किया जाता है। वहीं अब तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन आदि व्यय के आधार पर परिभाषित किया। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्होंने पहले से डायमेंशंस को ज्यादा बढ़ा दिया कि जो हमारे पास नीड्स के डायमेंशन है वो ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हमारे पास ये पॉवर्टी इंडेक्स बढ़ गया और पॉवर्टी का रेशियो बढ़ गया। इस तरह से तेंदुलकर समिति ने प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक नई गरीबी रेखा की गणना की। ऐसा करने के लिए आबादी द्वारा ऊपर वर्णित वस्तुओं के मूल्य की खपत की मात्रा पर डेटा का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर वर्णित वस्तुओं का मूल्य क्या है, ऊपर जो वर्णित आपकी वस्तुएं हैं ये आपके पास ऊपर वर्णित वस्तुएं हैं। ठीक है, और इन वस्तुओं पर जो हम लोग व्यय करते हैं ये आपके पास ऊपर वर्णित वस्तुएं हैं, इन पर हर राज्य में अलग अलग मूल्य या व्यय किया जाता, तो उसके आधार पर इन्होंने पॉवर्टी मेजरमेंट करने की बात कही है और इन वस्तुओं के पर किया गया व्यय के आधार पर हम लोग पॉवर्टी को मेजरमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट एक नोटेबल पॉइंट आपका बन जाता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला कि 2004-5 में अखिल भारतीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 446.68 रुपए और शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह 578.80 रुपए प्रतिमाह थी। ये डेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, ऑन द एक्सपेंडिचर बेस जब आपका 2004-5 के बेस पे कैलकुलेट किया गया, मतलब जितनी वस्तुएं उस पर किए गए वाला जाने वाला व्यय, तो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आपको 446 एंड 578, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 446 रुपए 68 पैसे अगर कोई व्यक्ति से कम खर्च करता है तो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। वही शहरी क्षेत्रों में अगर 578 रुपए से कम खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। ऐसा होने से लकड़वाला समिति के आधार पर साल 2004-5 का जो गरीबी रेखा के नीचे आबादी का प्रतिशत निकाला था वो तेंदुलकर समिति के अनुसार अब बदल गया। ठीक है, तो इसलिए आपके पास लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति में पॉवर्टी का जो डेटा था वो चेंज हो गया। और आप देख सकते हो यहां पर नीचे
यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है कि लकड़वाला समिति ने जो आपका पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, पॉवर्टी को मेजरमेंट किया, ग्रामीण क्षेत्र में 28.3% लोगों को बताया कि पुअर है और शहरी क्षेत्र में 25.7% लोग पुअर हैं, अर्थात टोटल 27.5% लोग गरीब हैं। वहीं आपके पास तेंदुलकर कमेटी में देखिए कितने हो गए, 41% आपके पास जो पॉवर्टी आई वो ग्रामीण क्षेत्र में आई और 27% आपकी पॉवर्टी जो हुई वो शहरी क्षेत्र में हुई। और इस प्रकार पॉवर्टी का रेशियो जो प्रीवियस ईयर में कितना था, प्रीवियस ईयर में 27% था, वो इनहेंस होकर के अब कितना हो गया, अब हो गया 37.2%। तो ये जो लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति के बीच जो बेसिक डिफरेंस जनरेट हुआ, उसका मुख्य कारण था कि तेंदुलकर समिति ने शिक्षा प्लस स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को भी इसमें इंक्लूड किया, जिसके अंतर्गत ये हमारे पॉवर्टी का डेटा पहले से इनहेंस कर गया। ये पॉइंट एक नोटेबल पॉइंट आपका बन जाता है। तो इस प्रकार लकड़वाला समिति के अनुसार भारत में उस समय 27.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, लेकिन तेंदुलकर समिति के अनुसार 37.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो भारत में बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ यहीं पर कि भारत में आखिर पॉवर्टी पहले से कैसे बढ़ गई, 27.5 से पॉवर्टी बढ़कर के 37.2 आखिर कैसे हो गई, इस पर बड़ा अधिक कंट्रोवर्सी रहा। ठीक है। इसके बाद के सालों में गरीबी रेखा का आकलन औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर करने के बजाय तेंदुलकर समिति के तरीकों के आधार पर किया गया, जो 2011-12 में कुछ इस प्रकार से था। ठीक है। तो अब जो लकड़वाला समिति ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पॉवर्टी को मेजरमेंट करने की बात की गई थी, उसको तेंदुलकर कमेटी ने रिप्लेस कर दिया और अब तेंदुलकर कमेटी के आधार पर जो आपकी पॉवर्टी है वो पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिए ये 3 साल का आपके पास 3 विभिन्न ईयर का डेटा आपके साथ प्रस्तुत किया गया। तो 2004-5 में 447 रुपए और 569 रुपए उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया गया। इतना अगर कोई व्यय इससे कम करता है तो वो गरीब है। 2009-10 में ये अमाउंट 673 रुपए और 860 रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। क्योंकि वस्तुएं महंगी हुई और इन्फ्लेशन होने के कारण ऐसा हुआ कि वो एक निश्चित वस्तु का जो बंडल है उसको खरीदने में अब आपको ज्यादा मनी देनी पड़ रही थी, इसलिए एक्सपेंडिचर बेस पर पॉवर्टी को मेजरमेंट किया गया था, इसलिए ये अमाउंट बढ़ गया। लेकिन 2011-12 में ये पॉवर्टी का जो अमाउंट था वो 816 रुपए तथा 1000 रुपए हो चुका था। ठीक है। तो ये जो आपके पास तेंदुलकर कमेटी है, उस तेंदुलकर कमेटी के आधार पर कैसे टाइम टू टाइम आपका अमाउंट चेंज होता गया उसको यहां पर दिखाया गया। इस चार्ट के अनुसार 2011-12 में अगर एक ग्रामीण व्यक्ति 816 रुपए प्रति माह और शहरी व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह से कम खर्च करने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। ठीक है। अगर उसके द्वारा इससे कम में अपना खर्च चलाया जा रहा तो यानी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वही प्रतिशत के रूप में बात करें तो तेंदुलकर समिति के अनुसार 2009-10 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 29.8 और 2011-12 में 21.9% रह गया, जो कि भारत में यह बता रहा है कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। एक अच्छा नोटेशन था हमारे पास, एक अच्छा सिंबल था। अब आपके पास आई अगली कमेटी जो आप कहते हो दैट इज कॉल्ड 7th, शायद है ये कमेटी, 7वीं कमेटी है रंगराजन समिति, 2012 में आई और साल 2012 में योजना आयोग ने गरीबी आकलन पर एक नया विशेष पैनल गठित किया। इसलिए किया ताकि गरीबी के स्तर को पहचान करने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका अगर है तो उसे खोजा जाए।
ठीक है, अगर तेंदुलकर कमेटी के अलावा अन्य कोई है तो उसको खोजे। दूसरा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए खपत डेटा राष्ट्रीय लेखा समुच्चय, ठीक है, के बीच अंतर की जांच की जाए। और अंतरराष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा की जाए कि अगर कोई अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल लेवल पर कोई मेथोलॉजी है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाए। सिफारिश की जा सके कि इन विधियों को भारत सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए पात्रता कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो जो भारत में पहले तो हम देख लेते हैं कि उस मेजरमेंट इंडेक्स में कौन लोग आते हैं, फिर उनके लिए हम अपना जो पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम से उनको इंप्लीमेंट करें, इसलिए हम लोगों ने ये कार्य किया। ठीक है, समिति ने 2014 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में भारत में गरीबी के स्तर को तेंदुलकर समिति के अनुमान को खारिज कर दिया गया। ठीक है, 2014 में जब रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट रखा तो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और रिपोर्ट में कहा गया कि 2011-12 में जनसंख्या का 29.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि तेंदुलकर समिति ने 21.9% की बात की। तो रंगराजन समिति ने 29.5% की बात की, जबकि तेंदुलकर समिति ने 21.9% की बात की। ये एक कंट्रोवर्सी था। तो रंगराजन समिति ने रिजेक्ट कर दिया कि तेंदुलकर समिति के द्वारा जो भी पॉवर्टी का डेटा रखा गया है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत में 2011-12 में हर 10 में से 3 लोग गरीब थे, यानी 30% पॉपुलेशन गरीब थी। ये रंगराजन कमेटी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंट्रोवर्सी आई, लेकिन हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, वैसे तो ऊपर तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी के आंकड़े भी बताए गए, चूंकि सबसे लेटेस्ट समिति रंगराजन समिति है और उन्होंने तेंदुलकर समिति के आकलन को खारिज कर दिया, जिसके लिए इनकी आलोचना भी की गई। देखिए, आपको एक कंट्रोवर्सी यहां पर फिर से हो गई और इनके आकलन को इस तरह से स्वीकार किया गया। तो रंगराजन समिति जो 2011-12 के आकलन के अनुसार यदि कोई शहरी व्यक्ति एक महीने में 1407 रुपए यानी लगभग 37 रुपए पर डे से कम खर्च करता है तो उसे गरीब माना जाएगा अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी, जबकि तेंदुलकर कमेटी के अनुसार ये मात्र 1000 रुपए था। इसी तरह यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति एक महीने में 972 रुपए प्रतिमाह खर्च करता है, ठीक है, या 32 रुपए प्रतिदिन खर्च से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा, जबकि तेंदुलकर कमेटी के अंतर्गत ये 816 रुपए था। कुल मिलाकर के जो रंगराजन समिति है उसके अनुसार 2011-12 में भारत में कुल 36.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। ये रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट करे, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में 26.9 करोड़ लोग, यानी 10 करोड़ का देखिए सीधा अंतर आ रहा है। गरीबी की जो कैलकुलेटिंग जो डिफरेंस है, कैलकुलेशन डिफरेंस है, वो सीधा सीधा रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी के बीच में आ रहा है। चूंकि 2017 में जो सर्वेक्षण होना था वो डेटा अब अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए आधिकारिक रूप से 2011 और 12 तक के ही डेटा उपलब्ध है। नीचे दिए गए चार्ट में आप राज्यवार 2004-5 और 2011-12 के मध्य आप पॉवर्टी के विषय में डिस्कशन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, देखिए यहां पर 29.9% जैसे पॉवर्टी थी। ठीक है, यहां पर अब इस समय 9.2 है, तो यानी कितना, यहां 20% पॉवर्टी लगभग डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 31% था, 34% यहां पे पॉवर्टी आपके पास बढ़ गई। ठीक है, असम 34%, 32%, 2 पॉइंट घटी। अब आपका बिहार देखिए 54% था, प्रेजेंट में 33% है, 20% पॉवर्टी यहां पर घट गई। ठीक है, आप मेजर स्टेट आप सच देखिएगा, अपना उत्तराखंड देखिएगा, तो उत्तराखंड की कंडीशन क्या है इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड हाँ, उत्तर प्रदेश 40% पॉवर्टी थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी बची है, 29.4%, यानी 11% पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। उत्तराखंड में 32.7% पॉवर्टी थी जो डिक्लाइन होकर के
अब इस समय 11.3% पॉपुलेशन आपकी पॉवर्टी लाइन में, यानी 21%, एक ह्यूज चेंज आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में है। अगर हम टोटल इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया में जो आपका 2004-5 में पॉवर्टी 37.2 थी, प्रेजेंट टाइम में डिक्लाइन होकर के 21.9 हो गई। देखिए, आपकी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को ही हमने बताया कि सरकार ने अंततः स्वीकार किया, अर्थात 15.3% हमारे देश में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है आपका कि गरीबी का आकलन करना क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट है? तो कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों का कल्याण चाहता है, वेलफेयर हमारे पास इकोनॉमी है, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में जीते हैं। तो यहां पर जब समाजवादी आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है तो यहां पर आपको पॉवर्टी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गरीबी का अनुमान लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे गरीबी को खत्म करने के लिए शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव और सफलता को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए किसी भी जो पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को अगर हम चेक करना चाहते हैं प्रॉपर, तो हमें ये कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, यानी पॉवर्टी को कैलकुलेट करना और टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी मदद से वर्तमान में चल रही योजनाओं की कमियों को दूर किया जा सकता है। जो प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हम लोग दूर कर सकते हैं और बेहतर समाधान तलाशे जा सकते हैं, इसलिए पॉवर्टी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपका होता है गरीबी आकलन के उपाय नई योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है जो समाज से गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, भारत का संविधान एक न्याय संगत समाज का वादा करता है। ऐसे में गरीबी का आकलन समाज के कमजोर वर्गों की पहचान करने में मदद करता है और इससे जनता के सामने एक स्पष्ट तस्वीर आ जाती है। इसलिए भी हमको पॉवर्टी कैलकुलेट करना चाहिए। कुल मिला के भारत में गरीबी का आकलन गरीबी उन्मूलन का एक हिस्सा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम गरीबी का कैलकुलेशन कर लेंगे तो पॉवर्टी रिमूवल के लिए हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी बन करके आ जाएगी। ठीक है, अगर भारत में निर्धनता की मैं बात करता हूं तो निर्धनता का कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता का मुख्य कारण गरीबी का दुष्चक्र है। ठीक है, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है, गरीब है क्योंकि एक गरीब है। और आपने देखा होगा रंगराजन समिति ने एक और बात कही थी कि इन्होंने सेविंग बेस पर अपनी स्टडी किया था। सेविंग बेस पर, सेविंग बेस पर मतलब होता है कि आपका जो खर्च करना, खर्च करने के बाद कितना आप बचा पाते हो। ठीक है, तो जो पुअर व्यक्ति होता है वास्तव में उसकी पावर्टी, वो बचाने की क्षमता होती है, सेविंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब सेविंग कैपेसिटी बहुत कम होती है तो इसके परिणाम स्वरूप आप कहते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, अल्प प्राकृतिक संसाधन क्षमता, अल्प गरीबी, एक देश गरीब क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका हम लोग प्रॉपर रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग गरीब रहते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने संसाधन हैं उनका हम प्रॉपरली उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग गरीब हैं। तीसरा, जो हमारे पास सामाजिक सेवाएं हैं उनकी पहुंच नहीं हो पाती, हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाता है और जो हमारे पास सामाजिक सेवाएं हैं जिन लोगों तक पहुंचना होता है उन तक ये प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं। अगला पॉइंट आपका है संस्थागत साख की पहुंच का अभाव। जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, चाहे एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें चाहे अदर क्रेडिट की बात करें, वो क्रेडिट भी उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिसके लिए ये बनाया गया है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। कीमत वृद्धि या महंगाई, लगातार हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा और इन्फ्लेशन बढ़ने के परिणाम स्वरूप हमारे देश में लगातार क्रय शक्ति कम होती चली जा रही है और लगातार क्रय शक्ति कम होने के कारण हम लोग लगातार गरीब बने हुए हैं। ठीक है, अगल अन्य कारण है रोजगार का अभाव है और देश में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद परिणाम स्वरूप हम ज्यादा अधिक खरीद नहीं सकते हैं, हमारी इनकम ज्यादा अधिक नहीं है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। और देश में लगातार तेज पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और तेज पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे पास पर कैपिटा इनकम लगातार डिक्लाइन करती जा रही, इसलिए हम लोग गरीब हैं। कृषि उत्पादकता में कमी,
जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो लगातार कम होती चली जा रही है, इसलिए हमारी इनकम लगातार घटती चली जा रही है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। शिक्षा की कमी, आज भी क्वालिटेटिव एजुकेशन हमको नहीं उपलब्ध हो पाता है। जब क्वालिटेटिव एजुकेशन ना उपलब्ध हो पाए तो उसके कारण भी लोगों की पर कैपिटा इनकम तेजी से प्रभावित हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण हम लोग गरीब हैं। ठीक है, सामाजिक प्रथाएं, हमारे पास सोशल कल्चर इतना अधिक है कि जो हम लोग फिजूल खर्ची कराता है, और ये फिजूल खर्ची जैसे शादी ब्याह पे किया जाने वाला एक ह्यूज अमाउंट जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसके कारण हम लोग गरीब हैं। और आपका कारण है औपनिवेशिक के कारण कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स थे उनका क्या हुआ कि जो हमारे औपनिवेशिक थे, हमारे ब्रिटेन या जो अन्य कंट्रीज थे ने हमारा जो शोषण किया, उसके परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण अपने चरम पर आ गई थी, और उस स्थिति को संभालना आज तक हमारे लिए मुश्किल है। इसके अलावा जलवायु कारण है कि जलवायु कारण के कारण भी हमारे पास लगातार नेचुरल कैलेमिटी होती रहती है, और इस नेचुरल कैलेमिटी के कारण हम लोग लगातार गरीब बने हुए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगातार भारत में गरीबी जो आपके पास है वो बनी हुई है, और ये गरीबी बनी हुई होने का मुख्य कारण क्या है कि जो हमारे पास इतने उपयुक्त कारण थे उन पर जिस पर हमने चर्चा किया था, उसके कारण हम लोग गरीब हैं। चलिए एक थोड़ा दृष्टि आईएएस का भी मैं कुछ गरीबी के मेजरमेंट को एक देख लेता हूँ। ठीक है, गरीबी मेजरमेंट का जो दृष्टि आईएएस का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा कि गरीबी को मापने का मापदंड क्या होना चाहिए, इस विषय पर लेकर के कई बार प्रश्न उठते रहे। जैसे कि गरीबी को मापने के लिए सिर्फ आय को देखना चाहिए या जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य मूलभूत जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समय समय पर इसके परिवर्तन में बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ये प्रश्न आज इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए। तो जो हमारे पास पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने कमेटियां बताई, ये 6 आधिकारिक समितियों की मैं बात करता हूं कि जो पॉवर्टी मेजरमेंट की कमेटियां बनाई गई, वो 6 आधिकारिक कमेटियां हैं, और 6 आधिकारिक कमेटियों के अंतर्गत आपकी पहली कमेटी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, अनुमान लगाया योजना आयोग का कार्य समूह जो 1962 में काम किया, ये पॉइंट आपका नोट करना इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। दूसरा, वी.एम. दांडेकर एवं एन रथ ने 1971 में जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंतर्गत पॉवर्टी को मेजरमेंट किया गया था। फिर 1979 में अलग समिति आई थी, और अलग समिति ने अपनी एक रिपोर्ट किया था। फिर 1993 में लकड़वाला आया था, जिसने इन्फ्लेशन के आधार पर पॉवर्टी को मेजरमेंट किया था। और आपके पास तेंदुलकर समिति आई 2009 में, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य को और इंक्लूड करके देश में पॉवर्टी का इंडेक्स, पॉवर्टी लाइन को बताया, जो वास्तव में कंट्रोवर्सी रहा। भारत में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और 2012 में रंगराजन समिति को गठित किया गया, और इन्होंने एक्सपेंडिचर के अलावा आपके पास बचत कितनी होती है इसके आधार पर जब आपकी पॉवर्टी को कैलकुलेट किया गया, तो इस इनके और तेंदुलकर कमेटी में काफी अधिक कंट्रोवर्सी आ गई, और फिर बाद में सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जा रही है। ये पॉइंट आपका नोटेबल है। फिर रंगराजन समिति की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत किया, लेकिन आज भी भारत में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को ही माना गया। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कुल आबादी का 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा 1000 रुपए तथा ग्रामीण परिवारों में 816 रुपए निर्धारित किया गया। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कितना एक्सपेंडिचर अमाउंट है, तो 1000 फॉर द कहते हैं आपका अर्बन सेक्टर्स के लिए, एंड 1816 रुपी फॉर द रूरल फैमिलीज के लिए इन्होंने डिटरमाइन किया। ठीक है, इसके अलावा गरीबी के पैमाने में परिवर्तन की आवश्यकता इस समय है। पूर्व में
अवधारणा है कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी अन्य मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। तो जो तेंदुलकर कमेटी आपकी आई थी, तेंदुलकर कमेटी ने कहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मदों पर एक्सपेंडिचर करने का कार्य राज्य सरकार का, अतः इस मत को हमको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि एक व्यक्ति इस पर भी वर्तमान में व्यय कर रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, तो उसको भी जोड़ा गया। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश की गरीबी आबादी द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों पर किए जाने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए संशोधित गरीबी रेखा जारी की, और समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के समान है। तो आज जो हमारे पास तेंदुलकर कमेटी द्वारा निर्धारित पॉवर्टी लाइन है, जो वर्ल्ड द्वारा निर्धारित पॉवर्टी लाइन है, उसी के बराबर है। गौरतलब है कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित ये गरीबी रेखा निम्न आय वर्ग की सूची में शामिल देशों के लिए निर्धारित की गई, जो 2009 से भारत में निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास भारत में जो पॉवर्टी यहाँ पर दिखाई पड़ी, पॉवर्टी का कारण क्या था? गरीबी के प्रमुख कारण थे निम्न पूंजी निर्माण, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव और सामाजिक कल्याण या व्यवस्था का अभाव। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये पॉवर्टी के कारण थे। और वर्तमान में चुनौती यह है सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी जो हमारे पास चैलेंज है, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलता है। और असंगठित क्षेत्र जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा, ठीक है, एक सेक्टर है जिनकी इनकम मतलब बहुत अधिक वेरिएशन करती है। आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया। बहुआयामी जो गरीबी की अवधारणा का होगा, इसमें के अंतर्गत 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और आवास की गुणवत्ता। और 38 संकेतक के आधार पर, ठीक है, समीक्षा की जाती है। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के अंतर्गत 4 क्षेत्रों के 38 संकेतक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 4 क्षेत्रों के 38 संकेतकों के आधार पर इसके अंतर्गत मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को वर्तमान में कैलकुलेट किया जा रहा है। वर्तमान में बहुआयामी गरीबी के मामले में भारत 0.123 अंकों के साथ विश्व के 107 देशों में 62वें स्थान पर है। हम पॉवर्टी के बेस पे देखते हैं, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के बेस पे देखते हैं। गौरतलब है इसके तहत विभिन्न पैमाना देशों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें 0 और 1 के बीच में अंक प्रदान किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जो वर्तमान में बहुत अधिक चल रहा है। और ये पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स को वर्ल्ड लेवल से कंपेयर करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, सरकार के प्रयास क्या है? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर में आर्थिक असमानता की समीक्षा के लिए संपत्ति आधारित सूचकांकों का विकास किया गया। तो साथ ही वर्ष 2005-6 से लगातार संपत्ति सूचकांकों के मध्य से सरकार को 400 से अधिक संकेतकों के पर आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। और नीति आयोग, इस समय देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, जो नीति आयोग है वो बहुआयाम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है। तो इस समय आपका नीति आयोग का जो टास्क फोर्स है, रंग राज्य समिति के बाद नीति आयोग का जो टास्क फोर्स है, वो आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है और जिसके आधार पर हम पॉवर्टी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पॉवर्टी रिमूवल के प्रोग्राम है, इस समय इतने प्रोग्राम्स बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास अधिनियम, ठीक है, आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना,
आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो पॉवर्टी पर तेजी से अटैक कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास तेजी से देखिएगा कि पॉवर्टी डिक्लाइन होगी। वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक ले जाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी के अनुमान के लिए वर्तमान में प्रयोग होने वाले मानकों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी आपके पास एमपीआई इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आज संबंधित सटीक आंकड़ों को एकत्र करना बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण समय हो गया है और गरीबी के मानकों के आधार पर इन सूचकांकों की वैधता और विश्वसनीयता पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की गुणवत्ता के क्षेत्र में देश के अलग अलग क्षेत्र में व्याप्त भारी अंतर को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, व्यापक शहरीकरण और शहरी आबादी में वृद्धि के साथ शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण की संख्या और शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की संख्या में भी व्यापक वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार की नीतियों के निर्माण के लिए हर क्षेत्र को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में 3 से 4% गरीबी, चरम गरीबी के मामले में सामान्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिक प्रभावी नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की पहचान करके उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराई जाना अनिवार्य है। तो ये आपके पास हमने गरीबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, तथ्यों को विश्लेषण किए। ठीक है, तो